वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, ऑपोजिशन जमातों ने एक बार फिर से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुत्तहिद होने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बना ली है। शहबाज शरीफ की सरबराही में ऑपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पीपल्स पार्टी की दोबारा पीडीएम में शमूलियत का इंदिया दे दिया है, जबकि एक और सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुस्लिम लीग नून के रवैये पर तनकीद की है और कहा है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी की वजह से थी, वो अमली तौर पर खत्म हो गई है। सवाल यह है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, क्या इस बार हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातें संजीदा हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, इसके साथ साथ जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, पहले भी होते रहे ये फैसले कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, इस मरतबा फिर से फैसला हो गया, क्या इस बार ऑपोजिशन जमातें संजीदा नजर आ रही हैं? नहीं, संजीदा तो वो पहले भी थी, लेकिन ये कि अपने अपने मफादात मकासद वो अलग हैं। हम ये देखते हैं कि ये इकट्ठे हो तो जाते हैं, लेकिन जो इनके मकासद हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए बाज़-औक़ात तरीक़ाकार पे इख्तलाफ और बाज़-औक़ात वो मकासद ही इख्तलाफ का बायस बनते हैं। नतीजा ये है कि आपने जितने भी पहले इनके देखे धरने भी या लॉन्ग मार्चेस या जो भी प्रोटेस्ट वगैरह की, जलसे किए, बात बड़े बड़े वेल अटेंडेड जलसे थे, जिसमें कि बहुत सारा आप कह लीजिए कि एक हिजान भी नजर आया, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं नहीं पहुंची वो तहरीक। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कोई इस तरह का कोई इनका है कि हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज बनेगा। इन एनी केस हुकूमत के लिए मसाइल तो होते ही हैं, जब एहतजाज होते हैं तो वो उनके लिए एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, हुकूमत को कुछ ना कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो तो मुश्किलात हैं हुकूमत के पास को बहुत सारी ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तदाबीर हैं कि जिनसे वो महंगाई का चैलेंज वो उसको मीट कर सकें। तो इस लिहाज से ये तहरीक में इस तरह का एक हुकूमत के ऊपर प्रेशर दबाव तो बहुत आएगा, लेकिन ये कहना कि इससे हुकूमत को कोई खतरा है, मेरा ख्याल है वो बातें अब खत्म हो चुकी और वक्त ऐसा है कि अपनी अपनी हाजिरी, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पब्लिक हम सियासत में जिंदा हैं, ये सारी कार्रवाई काम किए जाएंगे। इससे बढ़ के मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई और इफेक्ट होगा, ये नतीजा निकलेगा। ठीक है, एनबीसी, आपके ख्याल में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए दोनों जमातें जो बड़ी हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल में एक साथ मिल सकती हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, या फिर वैसे भी? टफ टाइम देना मुझे नहीं आता कि उसको मैं डिफाइन किस तरह करूं। आज जो टफ टाइम कौमी असेंबली में मिला है हुकूमत को, वो इन्होंने दिया ना, अपोजिशन ने दिया है कि हुकूमत पूरी कोशिश करने के बावजूद, बार बार घंटियां बजाने के बावजूद, अपने लोगों को बुलाने के बावजूद एक बिल पे हार गई। और बिल की पूरी मुखालफत की, बड़ा अच्छा बिल है वो। मैं उस बिल की हिमायत करता हूँ कि जो आदमी एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब हो, वो अगर उस पार्टी को छोड़ता है तो अगले कुछ बरस तक वो उस इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छी बात है। फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ एक बहुत मानी खेज बिल है और इसकी सबको हिमायत करनी चाहिए। लेकिन अब कमेटी में गया, लेकिन हुकूमत तो हार गई ना, तो टफ टाइम तो हुकूमत को हो गया। अब इसका अंदाजा मुझे इस तरह होता है, जब आप पार्लियामेंट में रहमान मलिक साहब आएंगे, तशरीफ लाएंगे, कुछ बिल पेश करेंगे, कुछ इत्तेसाब ऑर्डिनेंस पेश करेंगे, कुछ इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश करेंगे, ईवीएम्स की बात करेंगे और उसको बुलडोज करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे पता है कि ये होगा, बुलडोज करेंगे, साहब ये मुअत्तल, ये कायदा मुअत्तल, ये कायदा मुअत्तल, बिल मंजूर। और लेकिन उसके बाद की भी हिकमत अमली तैयार है अपोजिशन की, वो भी अदालत जाएंगे और ये मामला अदालतों में चला जाएगा। और मुझे पता है कि इसमें से कई बिल ऐसे हैं जिस पर अटॉर्नी जनरल को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं उनके, और वो उसका इजहार भी कई बार कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट से बाहर आ जाइए, शेर खुबा से चली जाए असद, ये वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब बहुत डट के बात करते हैं,
बहुत क्लियर बात करते हैं, टिका के बात करते हैं। टीवी प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, शायद एक बार तो गाली शाली भी हो गई थी। तो वो इसी तरह बात करते हैं। उनका वो सीधा क्या कि पीपल्स पार्टी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही है। अब मुझे नहीं पता जाती उमरा ने कितना खिलाया पीपल्स पार्टी को, ठीक, या मौलाना साहब ने कितना खिलाया। कायरा साहब ने पहली गोली फायर की थी, इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। लेकिन ये बाहर है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर मामला दूसरे हैं। ठीक हो गया। जुनैरा, जैसे कि फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि जो अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो रही हैं ये सिर्फ एक विंटर एक्टिविटी है, होना कुछ नहीं है। चलें, इस दफा जो ये विंटर एक्टिविटी है क्या रंग लाएगी आपके ख्याल में? देखें, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है कि क्या इनका जो इत्तेहाद है वो कुछ ऐसा माहौल प्रोड्यूस कर सकता है जो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल पैदा करे या कोई डिफरेंस क्रिएट करे। सबसे पहली बात तो ये कि पीडीएम ने जिस मोमेंटम के साथ अपनी तहरीक शुरू की थी, पीपल्स पार्टी के उससे बाहर होने के बाद उसमें वो दमखम वाकई नहीं रह गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो सब्सिडियरी पार्टीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, लेकिन बेसिकली तो दो बड़ी पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही हैं। और कोई भी ऐसा फाउंडेशनल चेंज लाने के लिए या फिनोमिनल चेंज लाने के लिए इन दोनों का एग्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एग्री नहीं कर रहे, इट सिंपली मीन्स कि उनके एजेंडाज डिफरेंट हैं, और वो हम सब जानते हैं शुरू दिन से उनके एजेंडाज डिफरेंट हैं। अभी भी जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं पार्लिमान की हद तक हम इनके साथ हैं, लेकिन वो जो एक थियोरी है कि नून लीग क्यों सपोर्ट नहीं करती इन हाउस चेंज को, वो अभी तक वहीं की वहीं है। और क्यों सपोर्ट नहीं करती वो इन हाउस चेंज को, उसको मैं अब डिफरेंट लेंस से देख रही हूँ। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मियाँ नवाज शरीफ पिछले काफ़ी अरसे से, जब से एग्ज़ाइल में है, सेल्फ इंड्यूस्ड एग्ज़ाइल है ये, उसमें वो कभी इमरान खान को मुखातिब नहीं करते थे। वो हमेशा इदारों के सरबराहान के नाम लेते थे। अभी उन्होंने उसको शिफ्ट कर लिया है इमरान खान पे, उनको मुखातिब करना शुरू कर दिया है। और साथ खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग को थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, पॉलिटिकल स्पेस। तो वो जो एक टिल्ट है वो पीपल्स पार्टी देख रही है। तो ये नहीं हो सकता कि साथ साथ आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते भी करें, अपने पैसिव आइडियाज़ को वक्त के साथ साथ मज़ीद पैसिव कर दें और चेंज कर दें, और आप दूसरी पार्टी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आप जो कह रहे हैं वैसे करते रहें। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स हैं सबकी एजेंडा ड्रिवन हैं और पर्सनलाइज्ड हैं। क्योंकि ये याद रखें कि ये एक दूसरे के कंपेटिटर्स भी हैं, तो ये हर चीज़ को उस कंपटीशन के लेंस से देखते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ठीक है कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है क्रिएट कर सकते, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को इंस्टेबल तो कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो पैदा हो जाता है जब लोग बाहर निकलते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है। अच्छा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दो बयानिए हैं, तो क्या ऐसे ही ऑपोजिशन के भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की अलग अलग हिकमत अमलियाँ हैं? देखें, एक जब पीडीएम बनी थी तो उस वक़्त तो ये ख्याल था कि इस हुकूमत को सड़कों पर आकर बाहर निकाला जाए, इस्तीफ़े दिए जाएं, मार्च किया जाए और सड़कों से इस हुकूमत को बाहर निकाला जाए। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने कहा जी सड़कों से नहीं निकालना, पार्लियामेंट से निकालना है। तो जब सड़कों से नहीं निकालना तो फिर पीडीएम की कोई ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को पीडीएम में रहने की, क्योंकि वो तो फिर उन जमातों का इत्तेहाद है जो सड़कों पर रह कर हुकूमत को निकालना चाहते थे। फिर बाद JUI, फे और मुस्लिम लीग नून इस नतीजे पर पहुँच गए कि इसको एक इंतखाबी इत्तेहाद भी बनाएं, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी की और ANP की जगह नहीं थी, क्योंकि ANP ऑलरेडी बलूचिस्तान में बाप पार्टी की इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट में बाप पार्टी की मदद से ही अपोजिशन लीडर का ओहदा लिया था। तो ये दोनों तरफ तो विकेट के ANP और पीपल्स पार्टी खेलना चाहते थे कि एक तरफ बाप पार्टी के साथ मिलकर भी चल रहे थे और दूसरी तरफ पीडीएम में भी चलना चाहते थे। तो शायद ये मुमकिन नहीं था मुस्लिम लीग नून और JUI के लिए कि वो उनको दो टिकटों के मज़े लेने दें कि एक तरफ हुकूमत का ताउन भी उनके पास हो बाप पार्टी की शक्ल में और दूसरी तरफ अपोजिशन का टैग भी उनके पास हो। उस दिन के बाद से जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकली है तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की जो बाइंग पावर थी, जो वर्थ थी, वो कम हुई है। आप देख लें उनके आबी जुनैरा जो बात कर रही थी कि जी मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस पैदा हो रही है, यही स्पेस पीपल्स पार्टी के लिए पैदा हो रही थी जब वो पीडीएम में थी।
और वो डिक्टेट कर रही थी। लेकिन जब वो पीडीएम से चली गई है तो ये स्पेस मुस्लिम लीग नून को मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अपनी एक हैसियत गवर्नमेंट के साथ बैठ के मनवा गई। अब तो बात मुस्लिम लीग नून और जेयूआई से होनी थी, तो एस्टेब्लिशमेंट की और उनकी बात हुई। तो मैं समझता हूँ नुकसान में पीडीएम को छोड़ के पीपल्स पार्टी रही कि उसने मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फे के लिए जगह छोड़ दी और वो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की पोजीशन में आ गई। और आज हम देख रहे हैं कि ये दोनों जमातें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त राब्ते में हैं, इसीलिए हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। सेम पेज थ्योरी भी उड़ती हुई नज़र आ रही है, कोई सेम पेज नज़र नहीं आ रहा। पीछे हमने नोटिफिकेशन पर जो तनाज़ा देखा, उसके बाद जो माहौल देखा है, उसमें अब इमरान खान को अपनी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल मैनेजमेंट खुद करनी है। उनके लिए कोई उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज कौमी असेंबली में शिकस्त भी हुई है और इसीलिए वोट पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। इत्तेहादियों की जुबान भी बदल रही है। तो दिन ब दिन जब ये सब कुछ इमरान खान को खुद करना पड़ेगा, जो उनको करने की आदत नहीं है। 3 साल से इस गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो खुद की नहीं है, प्लेट में करके मिलती थी। ऑपोजिशन की जुबान बंदी करनी है, वो भी गवर्नमेंट नहीं करती थी, कोई और करता था। ऑपोजिशन को जेल में भेजना है, वो भी नैब कर देती थी। तो अब ये जब सारे काम इमरान खान को खुद करने पड़ेंगे तो उनकी कैपेसिटी पे, उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी पर एक सवाल है कि वो इस पॉलिटिकल टर्मोइल को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे कि बाकी सियासी जमातें हैंडल करती हैं। तो उसमें सबका अंदाजा है कि जैसे जैसे टर्मोइल बढ़ेगा वैसे वैसे इमरान खान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपोजिशन के इस ऑन स्लॉट का मुकाबला कर सकें। पिछली दफा जो ऑन स्लॉट था उसके लिए वो किसी और ने रोका था, इमरान खान ने नहीं रोका था। वो उस ऑन स्लॉट को किसी और ने, एस्टेब्लिशमेंट ने नाकाम बनाया था। आपका पॉइंट आ गया। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल वाकई इस मर्तबा हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा या फिर वही जैसे सारे कहते हैं कि होना हवाना कुछ भी नहीं है? वो दीवाने का ख्वाब तो हमने सुन लिया। बात यह है कि पीडीएम जो है, जो अपोजिशन जमातें हैं, इनका जो कोई नेशनल कॉज के ऊपर ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। इनके अपने अपने मामलात हैं। आप देख लें कि कोई नैब से रियायत लेना चाहता है, कोई पार्लियामेंट में आना चाहता है। तो जब इनके मफादात का टकराव होता है तो वहाँ पे इनके अपने क्लैश सामने आ जाते हैं, जो कि पहले दिन से आ रहे हैं। इल्ज़ाम सिर्फ लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी और एएनपी के ऊपर। क्या अपना मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सेनेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था? क्या मौलाना फजल रहमान में सिंध में सेनेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था? तो अपने अपने मफाद तो सब ने लिए थे, सिर्फ इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी और एएनपी पे लग जाता है। गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट से जिस तरह इकॉनमी इन्होंने कंट्रोल तो नहीं की है, लेकिन जितना बड़ा इशू था उस इशू को लेके तो अपोजिशन आज तक कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी है। बल्कि उसके बरक्स आप देखा जाए तो जो भी इनके इज्तिमात हुए या धरने हुए, अभी तक तो वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सके और हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दे सके। अगर एक पेज पे नहीं होना तो एक पेज पे चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट होती है, जो मुंतखब गवर्नमेंट होती है, उसके मातहत इदारे होते हैं। तो ये सेम पेज वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। एक ही पेज है और उसी पे सब होते हैं। अभी भी जिस तरह क्राइसिस आए थे पिछले दिनों टीएलपी के, आपने देखा, तो अगर दूसरी तरफ से उसमें कोई नहीं मदद की गई तो हुकूमत ने उसको खुद ही कंट्रोल किया। अफगानिस्तान का भी मामला हुकूमत खुद ही अपने तौर पे देख रही है। तो अपोजिशन ने आज तक कोई टफ टाइम नहीं दिया। ये पीडीएम बना ले या कुछ और बना ले, हुकूमत को अभी तक ये टफ टाइम नहीं दे सके और इनको खुद टफ टाइम मिल रहा है। जिस तरह अभी आपने देखा कि हाफिज अब्दुल्ला पीपल्स पार्टी के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं, कमर ज़मान कायरा जो है वो पीडीएम के ऊपर कर रहे हैं। तो इनके तो आपसी के इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये हुकूमत को कहाँ से टफ टाइम देंगे? ठीक है, मैं यहाँ नसीम सिद्दीकी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बात की है ना कि हुकूमत ने टीएलपी खुद ही हैंडल किया है, वो तस्वीर देख लें मुफ्ती मुनीब की और उनकी किससे मुलाकात हुई थी और किसने हैंडल किया। और जो जामन है उनकी तो प्राइम मिनिस्टर, वो तो प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए तैयार भी नहीं थे। अब आप क्रेडिट देना चाहते हैं हुकूमत को, तो हुकूमत की मर्जी है, हुकूमत की मर्जी है, वैसे कर देख लें। लेकिन वो तो हुकूमत से कोई मिलने को भी तैयार नहीं था। आप बात कर लीजिएगा, उसके बाद मुजम्मिल साहब आपकी जानिब आ जाती हूँ। जी नसीम सिद्दीकी साहब, मैंने कहा ये फिर अपना बयान ना बदले ना मुजम्मिल साहब के, पहले कह रहे हैं कि एक पेज पे नहीं है और बाद में कह रहे हैं कि वो एक पेज है। उन्होंने यही तो सबूत है कि एक पेज पे नहीं है। हुकूमत तो एक्शन करना चाहती थी। मुजम्मिल साहब आपकी जानिब दोबारा आ जाती हूँ, एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुजम्मिल साहब आपकी जानिब दोबारा आ जाती हूँ, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इस पे झगड़े की बात नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, कोई भी हमेशा वो नहीं है कि सियासी पार्टी के कारकुन चार आने वाला। बात यह है कि पीडीएम
जो है वो बाज लोगों का एक ग्रुप था जो पीपल्स पार्टी ने कायम किया था। उस पीपल्स पार्टी को आपने निकाल दिया शो कॉज देकर नौकरों की तरह, तो पीपल्स पार्टी निकल गई। पीडीएम खत्म हो चुकी है। पीडीएम का जो असल एक ढांचा था वो टूट चुका है। अब मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो पार्लियामेंट में मुत्तहिद हैं। एक बात ये भी है, एक दो अमल ये भी है कि पार्लियामेंट में मुत्तहिद है, बाहर मुत्तहिद नहीं है। दूसरी बात ये पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान पहुंचा, इस समझ में आज तक नहीं आ पाया कि इस्टेब्लिशमेंट अगर पीपल्स पार्टी से बात अब नहीं कर रही तो पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा। ये तो इस पार्टी के खिलाफ जा रहा था पहले ये कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से बात कर रही है। पीपल्स पार्टी बदनाम हो रही थी बहुत से ग्रुपों के अंदर। अब अगर मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग बनने जा रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी कहानी है। ठीक, ये आज की कहानी नहीं है। ये कहानी जर्नल जिलानी से लेकर अयूब खान से भुट्टो साहब का हवाला देंगे, बिल्कुल मैं हवाला देता हूँ। जिलानी से ज़ियाउल हक की कहानी है, ये आदि नहीं है। और मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत तरीके से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सलीके से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। वो इसको हैंडल कर लेंगे, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ना नसीम को, ना मुझे, ना मुजम्मिल साहब को। इस बात के ऊपर हम एक राय रखते हैं, एक दूसरी राय रखते हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं, उस पर कायम रहे हम लोग। अगर और ये बात बहुत पहले हम कह चुके हैं कि पीडीएम की जमातें इंतखाबात में एक दूसरे के सामने होंगी, ये पहले तय कर चुके हैं हम, तो उस पर क्या लड़ाई। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस पर हमारी कैसी लड़ाई। अच्छा जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में हुकूमत के खिलाफ आवाम के जो भी जज्बात हैं, इसका ज्यादा फायदा किसको हो सकता है, पीपल्स पार्टी को या फिर मुस्लिम लीग नून को? देखिए, पहले जो यहाँ पे बहस हो रही है मैं उसमें सिर्फ इतना ऐड कर दूं बहस में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आर्गुमेंट में दो चीजें हैं। एक आर्गुमेंट है जो कि आप हालात को देख के देते हैं, और दूसरी आर्गुमेंट गालिबन है जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक। तो इसलिए आपको यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है। मुझे याद है मुजम्मिल बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया करते थे 6 अक्टूबर का, और यूं लगता था कि बस 6 अक्टूबर को जो कुछ हो गया अब उसके बाद ये निज़ाम धड़न नीचे आने वाला है। तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये हकीकत से इसका वास्ता नहीं। हकीकत ये है कि अब भी जो कुछ हुआ, मसलन टीएलपी के मामले में जो कुछ हुआ, शराइत हुकूमत की जो कमेटी थी उसने तय की, लेकिन दूसरी साइड जमानत मांगती थी, और जमानत उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कबूल थी, उसके अलावा वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। तो इस वजह से हमें पोजीशन और हैसियत को समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हर चीज जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट में के गले में डाल के तो समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। वो तजिया नहीं है, वो या ख्वाहिश है, या आप कह लीजिए कि वो एक आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। तो सब चीजें इस वक्त नॉर्मल हैं। और अभी भी जब ये मीटिंग हुई, आपने भी पढ़ा होगा कि जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान मेरे दोस्त नहीं, वो मेरा बॉस है, वो वजीर आजम है, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जो कहेंगे वो करना है। तो बात ये है कि जहां आप उन चीजों में घुस जाते हैं जहां समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ कर रही है, करवा रही है, वहां आके मेरा ख्याल है हम असल मकसद से हट जाते हैं। पॉलिटिकल फीलिंग्स हैं लोगों की, वो भी बढ़ी है, उनको अपनी अपनी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए ताकि अपना रास्ता वो सही मुतय्यन कर सके। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पल्ले इतना कुछ है कि वो आपके लिए पॉलिटिकल कोर्स डिफाइन कर देंगे और किसी को उठा के तो मसनद इक़्तिदार पे बिठा देंगे, ये मुमकिन नहीं। इस वक्त ये सूरत हाल कतन ऐसी नहीं। ठीक है, इस वक्त आपके ख्याल में सूरत हाल कतन ऐसी नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जुनैरा का कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आ जाती हूं। जी जुनैरा। देखें, ये जो हमारा एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है और कॉन्टिन्यूएशन है, उसमें हम 5 साल पूरे कर लेने को और इलेक्शन कराने को अगर ये समझते हैं कि हमने डेमोक्रेसी कायम कर ली, तो ये मेरे ख्याल है खाम ख्याली है। इतनी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी की, फेयर प्ले है, जस्टिस फॉर ऑल है, और सोशल वेलफेयर है, और जितना मर्जी मदनी रियासत कहे कोई या जो भी कहे, पाकिस्तान इज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली अ वेलफेयर स्टेट। लेकिन ये सारे स्पिरिट्स जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिकली एक्ट नहीं करेंगी।
खुद को डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगी। वो खुद तो समझती हैं कि हम डायनेस्टीज की तरह बिहेव करें, वन मैन शो प्ले करें और हमारा बिल्कुल एक किंग की तरह का रोल हो जिसके दरबार में कोई आगे आके ना बोले, कोई दूसरी राय ना हो। दूसरी जानिब वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। जब तक आप इस ज़हनी डिनाइल से नहीं निकलेंगे कि हम सब जरूरत पड़ने पे जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं और उनकी हर बात मानने को तैयार होते हैं, तब तक यू हैव नो क्लेम टू से कि वो अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को ठीक करें, अपना घर ठीक करें, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें, खुद डेमोक्रेटाइज करें अपनी मेंटालिटी को और अपनी पार्टीज को, उसके बाद कोई और बात हो सकती है। ठीक है जी मुजम्मिल साहब। पहली बात तो ये है कि मीर कितने सादा हैं कि जनरल अमजद साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। मेरे साथ सड़क पर चले जाएं और बच्चे से पूछ लें कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। और अगर इस मुल्क के कोई सियासी जमात, कोई मुजाहिरीन इस मुल्क के वज़ीर आज़म से बात करने को तैयार नहीं, उसकी ज़मानत मान को तैयार नहीं, कोई हुकूमती वज़रा के साथ मीटिंग में बैठने के लिए तैयार नहीं और सबको आर्मी चीफ की ज़मानत चाहिए, तो इससे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या हो सकता है? यही सबसे बड़ा सबूत है एस्टेब्लिशमेंट के रोल का। और दूसरी बात यह भी है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैनेजमेंट ना कर सके। सन 70 के बाद उन्होंने कोई ऐसा इलेक्शन नहीं होने दिया जिसमें उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट ना हो, और अगला इलेक्शन भी ऐसा ही नजर आता है जिसमें उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। कथा कलामी की माफी चाहूंगी, मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डस्का इंतखाबात में धांधली का मामला ताहाल खत्म नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग डे पर प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने पर 2 इंक्वायरी रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले इंतजामिया ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तमाम नापसंदीदा और गैर कानूनी वाकयात में शामिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों इंक्वायरियों में जिम्मेदार करार दिए गए अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सवाल यह है, डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक एक और रिपोर्ट जारी, अब आगे क्या होगा? NBC। अच्छा, ये रिपोर्ट जो दूसरी रिपोर्ट एक ही है, तो इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं और खासी मजबूत और ज़ख़ीम रिपोर्ट है, मोटी रिपोर्ट है, बहुत से पेजेस है, 200-300, और बहुत पैरावाइज उसको पढ़ना शुरू करें आप तो आपको लगेगा एक जंजीर बनाई है उन्होंने इवेंट्स की और वाक़याती शहादतों की और गवाहियों की और गुफ्तगू की और डॉक्यूमेंट्स की जो बुनती चली गई है। और उसमें अच्छा, ये जो दूसरी रिपोर्ट आप कह रही हैं जारी हुई, उसकी एक वजह है, ये शायद जारी नहीं होती अगर मुस्लिम इसके तहरीक इंसाफ के लोग टीवी पर आकर ललकारते नहीं। फिरदौस शबीब बेचारी जो है वो, उन्होंने आकर ललकारा कि मैं चैलेंज करूंगी इस रिपोर्ट को और मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो एमई चली गई थी, मेरा बैटन थोड़ी का मसला हो गया। ऐसी उस्मान डार साहब ने भी कहा, ऐसी मौलवी साहब ने भी बहुत सख्त बातें की। तो उसके बाद शायद रिपोर्ट जारी करना पड़ी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये रिपोर्ट दरअसल एक FIR है और इसको FIR के तौर पर लेकर इसका मुकदमा चलाया जाए, लेकिन अब शायद इलेक्शन कमीशन ज़्यादा सीरियस हो रहा है और वो इसको बतौर रेफरेंस पेश करना चाहेगा किसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इसकी बुनियाद के ऊपर हमें फैसला करना है कि आइंदा इंतखाबात किस तरह होंगे। अगर आइंदा इंतखाबात हमने EVMs पे कराए तो फिर तो और खतरा बढ़ जाएगा। सही। पहला मसला है कि प्री पोलिंग इंजीनियरिंग का खात्मा किया जाए, जो डस्का में बहुत ओपन है, और डस्का में ओपन हुई होती हर जगह पर है, ये हर दौर में होती है और हर गवर्नमेंट के जमाने में होती है। मेरा ख्याल है बेहतरीन मौका है कि इसको यही पकड़ ले इसको गर्दन से और कुछ ठीक करने की कोशिश करे और इस पर मुकदमा बाकायदा चलना चाहिए। मुकदमा बाकायदा चलना चाहिए आपके ख्याल में? जुनैरा, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट्स तो जारी कर दी हैं, आपके ख्याल में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी? मेरे ख्याल में होगी, बिकॉज देखें, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस काम करना चाहें तो उनमें कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है।
आप उसको फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अगर कह रहे हैं और आप उसको पढ़ें, जैसे कि NBC कह रहे हैं, तो उन्होंने उसमें जियो फेंसिंग को भी यूज़ किया है। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के जो लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, DPO थे, AC, DC, जो कि रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम उन इलाके में मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने जियो फेंसिंग के ज़रिए उनका CDR चेक किया है। उन्होंने कहा आपका मोबाइल इतने आवर्स इस तारीख को इन टाइमिंग्स में फलां एरिया में मौजूद था, आप उसको कैसे निगेट कर सकते हैं। सो व्हेन यू कम विद अनअवॉइडेबल एविडेंस, जिसे आप निगेट नहीं कर सकते विद द प्रूफ, तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं। और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है कि इस पे वो एक्शन लेंगे। दूसरा, मुझे ये लगता है कि उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया तहरीक इंसाफ की जानिब से दो हमारे वज़रा का, उसको भी बहुत सीरियस लेंगे इलेक्शन कमीशन वाले। बिकॉज अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने कि वो अपना जो रोल है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको यूज करेंगे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता जो डिसीजंस यहाँ पे होंगे। और अगर तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग वाला केस था उसकी बात करें, वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बाकी पार्टियां भी कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं साथ। अगर वो पकड़े जाएंगे तो फिर बाकी को भी लानी पड़ेंगी ऐसी चीजें। तो इस वक्त आई सी अ सिल्वर लाइनिंग कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत अच्छे तरीके से इमर्ज कर रही है, और अगर ये इसको इसी तरह लेके चलें तो मेरे ख्याल है काफी मसले हल हो जाएंगे, काफी मसले हल हो जाएंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, इंतजामिया पर हर बार ही ऐसे इल्जामात लगते हैं, कैसे हल हो सकता है ये मामला? देखिए, पहले भी जैसे बात हो रही थी कि 70 से के बाद से जो भी इलेक्शन हुए उनमें हर मामले में धांधली हुई है। आपने देखा कि जो 2000 का धरना दिया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, उसमें भी वो 4 हल्के खोलने की बात करते थे। तो सबसे पहले खुशाइंद बात तो ये है कि ख्वाब खरगोश से इलेक्शन कमीशन जाग गया है। दूसरी तरफ इस बात का हमें PTI की गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि वो इदारों को मजबूत कर रही है, वो इंटरफेयर उस तरह नहीं कर रही। क्या यही इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी या मुशर्रफ दौर या मुस्लिम लीग नून के दौर में इस दलेरी के साथ कोई फैसले कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। अब अगर कर रही है और इसको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जिस तरह इसको एलेबोरेट किया है उन्होंने, जिस तरह जुनैरा कह रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो पावरफुल हो रहे हैं और उनको आखिरी हद तक जाना चाहिए। बेशक इसमें PTI वाले शामिल हों, हुकूमती लोग शामिल हों, ये इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। जब तक कोई नतीजा सही नहीं निकलेगा, जब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये बातें ऐसी टाइम फिश होकर ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के इकदाम बहुत अच्छे हैं और उनको चाहिए कि आने वाले इलेक्शन के लिए भी इस तरह की तैयारी करें। और पाकिस्तान में जो हर वक्त इलेक्शन में धांधली का रोना रोया जाता है, उसे किसी तरह ख़त्म करें ताकि जो भी गवर्नमेंट आए वो जमहूरी गवर्नमेंट कहलाए और वो ताकतवर हो, उसे पता हो कि वो अपने ज़ोर बाजू से आई है, वो आवाम के वोटों से आई है, वो धांधली के ज़रिए नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से ये इनका बहुत अच्छा इक़दाम है। ठीक है, NBC जनरल साहब और मुजम्मिल साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जनरल साहब, हुकूमतें अगर इदारों के काम में मुदाखलत करती हैं तो आपके ख्याल में इलेक्शन की क्या साख बाकी रह जाती है? देखिए, हर दफा इलेक्शन तो डिस्प्यूटेड रहे, कंट्रोवर्सीज रही इलेक्शंस के ऊपर और बेशुमार कंट्रोवर्सीज रही, अवाम की अपनी राय रही, खुद मीडिया की राय रही। मैंने बेशुमार में देखी है क्लिप्स वगैरह जहां 2013 के इलेक्शंस में या बाद के, ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं और कहते रहे कि जनाब इससे ज्यादा बड़े धांधली हमने कभी नहीं देखी, लेकिन हर दफा इलेक्शन इसी तरह ही होके आगे चले गए। ये जो अभी कार्रवाई हुई है ये एक लिहाज से बहुत अच्छी है कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे के एक डिस्प्यूट निकला और हुकूमत काफी इस पे सीख पा थी, वो चाहते थे कि रिजल्ट पहले वाले ही तस्लीम कर दिया जाएं। तो इन हालात में तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक अच्छा कदम है हुआ और सबको इस पे खुश होना चाहिए कि धांधली पकड़ी गई, बहुत सारे चेहरे जो है उसमें बेनकाब हुए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई सजाएं हो सकेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्शन जो है वो तो गवर्नमेंट ने भी करने और लोग इनको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, अदालतों में, जब वो कोई डिनाई कर रहा है और टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको आप पकड़ रहे हैं। तो यहाँ ये बड़ा लंबा खाता है, ये चीजें दूर तक चली जाएंगी और लटका रहेगा मामला। रहा मसला कि हुकूमतें आइंदा किसी असूल की बुनियाद पे और फिर इलेक्शन पे आएंगे, नहीं, वो नहीं होगा। आपका प्रोसीजर यही है कि आप सारे, अब पूरा इलेक्शन अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में जाके ये इलेक्शन कमीशन तहकीकात नहीं करेगा, ये मांगेंगे आपसे शिकायत, और शिकायत 2-2, 3-3 साल तक पड़ी रहती हैं, उन पे फैसले नहीं होते और बाज़ औक़ात शिकायत नहीं होती और धांधली के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो वो तो जो होना है वो उसी तरह ही होगा जो पहले होता आया है आइंदा के इलेक्शंस में।
और हुकूमतें इसी तरह ही बनेगी और धांधली के वो नारे इसी तरह लगेंगे, इसी तरह कंट्रोवर्सीज रहेंगी। लेकिन ये कम से कम एक ऐसी चीज है जहां एक आप कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सकता है, और वो सामने आ जाना चाहिए कौम को। कम से कम कुछ चेहरे तो बेनकाब होंगे। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, रिपोर्ट्स तो जारी हो गई, क्या जिम्मेदारान जो हैं वो कैफर किरदार तक पहुंच पाएंगे या फिर बस रिपोर्ट जारी हुई और सब खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा मामला? नहीं, मैंने कुछ माहिरीन से बात की है इस रिपोर्ट के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के पास इसके बाद दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो ख़ुद मुद्दई बन के FIR कटवाए, जैसे NBC कह रहे थे, और वो इसमें 3 साल कैद भी है, और वो ख़ुद इसके मुद्दई बन के उन्होंने रिपोर्ट की है, उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए हैं और वो इसका इस्तगासा भी फाइल करें और FIR करवा सकते हैं। और दूसरा है कि वो जिन अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन चाहते हैं उसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और फेडरल गवर्नमेंट को लिख दें कि ये हैं और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर वो चीफ सेक्रेटरी को लिखें तो वो एक नरम बात है, और अगर वो ख़ुद FIR कटवाने की तरफ एक दफ़ा पर्चा कटवा दें और बाकी सबको बेल भी करानी पड़े और ट्रायल में उन्हें जाना पड़े, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सख्त बात होगी। और अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन दोनों में से कौन से रास्ते की तरफ जाता है। क्या वो ये गवर्नमेंट को भेजता है या वो इसके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं। ये अगले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का लाइन ऑफ एक्शन इस पर क्या है। जैसे कि नसीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे, इस मुल्क में तो RTS बैठ गया, इलेक्शन कमीशन के कानों पर जूं तक ना रेंगी, पूरा सिस्टम ही बैठ गया नतायज का, और 2-2, 3-3 दिन बाद नतायज आते रहे तो कोई किसी के कान पे जूं ना रेंगी। इलेक्शन कमीशन सोया रहा, नादरा कहता है हमने नहीं बिठाया इलेक्शन कमीशन, और कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और अगर अब हो गई है तो कुछ बदली बदली सी रुत नजर आ रही है, जिसकी तरफ हमने पहले इशारा किया तो जनरल साहब माइंड कर गए, लेकिन रुत बदली बदली सबको नजर आ रही है। ठीक है, रुत बदली बदली सबको नजर आ रही है। NBC, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अब मैं ये कहता है कि दूसरी खबर ये है कि हुकूमत को एक और शिकस्त तो ये कौमी असम्बली में एक और बिल पर खतरनाक सूरत हाल है, बच के रहना चाहिए हुकूमत को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। दूसरी में ये अर्ज कर रहा था कि एक आम तासुर ये दिया जा रहा है कि PTI की गवर्नमेंट इदारे मजबूत कर रही। अच्छा, इससे ज्यादा मज़ाक़ तो मैं नहीं कहूँगा, फनी बात कोई और नहीं हो सकती। जो हुकूमत पार्लियामेंट को मफलूज कर दे, पार्लियामेंट को डीएक्टिवेट कर दे, वो और क्या कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है कि उसे मजबूत कर रही है हुकूमत, कैसे कर रही है भाई? एक वजीर कह रहा है कि मैं पेट्रोल लेके आग लगा दूंगा, एक कह रहा है कि इस काबिल ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में शामिल है ये लोग, ये तोड़ दिया जाए इलेक्शन कमीशन। है और एक काबीना में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सारे वजीर आजम स्वाति के साथ और फात के साथ इलेक्शन कमीशन जाएं, बिल्कुल वहां बात करें। तो ये कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं, कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं इदारों को। ठीक है, जुनैरा आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये समझती हूँ कि वो असल में इदारों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने जो बिहेवियर रखा है और जिस कदर कंट्रोल करने की कोशिश की है, मतलब पहले भी ऐसा होता रहा होगा, लेकिन इस हद तक इदारों को और चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, और इन्फ्लुएंस करने के भी तरीके होते हैं ना। आप अगर बिल्कुल ही उनको दीवार के साथ लगा के और गन पॉइंट पे कहें कि हमारी बात मानो, तो कोई बात नहीं मानेगा। दिस इज वाई ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा परेशानी पाई जा रही है, रिएक्शन भी है लेकिन उनको मजबूरन काम भी करना पड़ रहा है। तो इदारों को मजबूत नहीं किया, अपने खिलाफ कर लिया उन्होंने। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और जब ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है तो उसके बड़े सख्त असरात होते हैं, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर अमल करे या ना करे, इलेक्शन कमीशन ने एक दफा बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, और मेरे ख्याल है वो नजर भी आ रहा है कि वज़रा की खामोशी और किस तरीके से उन लोगों की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है। और इस वक्त जो नेक्स्ट खतरा है वो ये है कि इलेक्शन के करीब जाके कहीं फवाद चौधरी और आजम सवाती को किसी तरीके से ऐसी पोजीशन में ले जाया जाए कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। ये भी आप याद रखें, ये दूर नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने बिल्कुल। जिस तरह इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत हो रहा है, जितनी तारीफें हो रही हैं, अब उन्हें चाहिए कि जिस तरह हल्का कराची का 245 था, वहाँ पे भी जो शिकायत आई थी, नून लीग बहुत कम मार्जिन से फैसल वाडा से हारी थी, तो वहाँ पे भी इसी तरह तहकीकात करके ये साबित करे कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखता। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तो जारी कर दी है, अब होगा ये तो आगे जाकर ही मालूम होगा। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत पाकिस्तान और कालादम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात का मामला हर कहीं ज़ेरे बहस है। ऑपोजिशन की जानिब से इत्तफाक़ राय के बगैर मुज़ाकरात पर तनकीद हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात और जंग बंदी के ऐलान के बाद टीटीपी भी 1 माह के लिए फायरबंदी पर रज़ामंद हो गई है। हुकूमत और कालादम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, क्या मुज़ाकरात ही आखिरी हल हैं? जुनैरा, क्या हुकूमत को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मुख्तसरन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छी तरह समझा नहीं पा रही है लोगों को कि हो क्या रहा है। वो सिर्फ ये कहने से कि हम उनके साथ डायलॉग, इंप्रेशन ये जा रहा है कि शायद उनको आम माफ़ी दी जा रही है। हकीकत ये है कि अगर तो वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरेंडर करते हैं, हमारे कानून को, हमारी स्टेट की रिट को एक्सेप्ट करते हैं, ओनली देन ये नेगोशिएशंस कंटिन्यू करेंगी। और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एपीएस वाले वाक़े के पेरेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें और लोग टेररिज्म का शिकार हुए वो लोग भी शामिल हैं, एजेंसीज शामिल हैं, उन सबके कंसेंसस और पार्लियामेंट में ये चीज जाएगी, उसके बाद इस पे कोई हतमी राय दी जा सकेगी। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, और इसको एक टूल समझें कि उनको एंगेज किया जा रहा है जस्ट टू सी कि वो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, हुकूमत ने मुज़ाकरात या जंगबंदी का मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल पार्लियामेंट में लाएंगे जब कुछ उसकी कोई शक्ल मुआहदे की बन जाए, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल इब्तदाई मराहल में है। कोई ऐसी शराइत, कोई ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मनवाई जानी है वो मेरे ख्याल तयशुदा नहीं है, लिखी नहीं गई हैं, और बड़ी इनिशियल प्रोबिंग वगैरह हुई है। शुरू में तो मेरा ख्याल है ये सारे ग्रुप्स तैयार भी नहीं थे, लेकिन अफगान तालिबान ने उनको प्रेशराइज किया है, तो वो इस मामले में अब तैयार हैं कि जो उन्होंने इलामिया इशू किया उससे लगता है कि अब तमाम तालिबान टीटीपी में सारे ग्रुप जो हैं वो अब शामिल हैं इस मामले में, उनकी रजामंदी शामिल है। तो उस लिहाज से एक अच्छी अचीवमेंट हो सकती है अगर सबके साथ एक आपका सिलसिला तय पा जाए। जैसे फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हमारे पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए होगा, तो वो बड़ा अच्छा है। वो तजवीज लेके पार्लियामेंट में चले जाएं और पार्लियामेंट में इन कैमरास उसकी करके डिस्कशन तो उसको अप्रूव करवाएं। नेशनल ओनरशिप इसमें बड़ी अहम होगी, वरना जिन लोगों के प्यारे मारे गए हैं वो आपको सड़कों पे नजर आएंगे, वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या टीटीपी आइन को मानने पर आमादा हो सकती है? लेकिन जो कोई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करता है तो वो आइन को कैसे मान रहा है? वो आइन, उसके साथ आइन के अंदर रहते हुए पहले तो वो अपनी मुसल्लह हैसियत ख़त्म करें और कहें कि हम हथियार उठाने बंद कर रहे हैं। ये 1 माह का सीज़ फायर क्या है? ये 1 माह का सीज़ फायर तो 2 फ़ौजों के दरमियान होता है कि 2 मुल्कों के दरमियान हो जाता है। ये मुल्क के अंदर ही किसी ग्रुप के साथ आप 1 माह का सीज़ फायर कोई आपकी रियासती कामयाबी तो नहीं है, ये तो रियासती कमज़ोरी है। और फिर ख़बरें आ रही हैं कि आपने रिहा भी किए हैं तवाब से कुछ लोग, और ये सब कुछ कोई रियासत, एक मजबूत रियासत की निशानी नहीं है, ये कमज़ोर रियासत की निशानी है। कभी आपने अपने मुल्क के अंदर जो मुसल्लह जत्थे हैं उनके साथ भी सीज़ फायर किया है? वो तो सरेंडर करते हैं रियासत के सामने, और उस सरेंडर के नतीजे में गैर मशरूत तौर पर रियासत से कुछ मांगते हैं, या वो अपनी बंदूक मेज़ पर रखकर और आप भी अपनी बंदूक मेज़ पर रखकर दोनों फिर बराबरी पर मुज़ाकरात करते हैं, जैसे 2 रियासतें मुज़ाकरात कर रही हैं। मैं तो हैरान ही हूँ इस सारी सूरत हाल पर कि रियासत पाकिस्तान का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। हम वैसे कहने को तो 8वीं ताकत हैं, हमारे पास 10 लाख की फौज है, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन हालत मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी, आपके ख्याल में क्या मुज़ाकरात ही आखिरी हल है? मैं हैरान नहीं, मैं परेशान हूँ बहुत सख्त। किस आइन की बात करते हैं फवाद चौधरी साहब? कौन सी क्लॉज है जिसके तहत बागियों से, जिन्होंने 80,000 लोगों को कत्ल किया, उनसे बातचीत हो रही है कौम से मशवरा किए बगैर, कौम से मंजूरी लिए बगैर? और मुझे हैरत इस बात पर है कि आर्मी चीफ जब ब्रीफ कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था, तो उनका जवाब ये था कि एक तजवीज़ है, अभी बात सामने नहीं आई है, ना मुज़ाकरा शुरू हुए। बाहर फवाद चौधरी ने फौरन एक प्रेस ब्रीफिंग कर दी कि हम आइन और पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात कर रहे हैं, सीज़ फायर हो गया है। 1 हफ्ते पहले की स्टोरी है कि तालिबान ने सीज़ फायर कबूल करते हुए हथियार डालने से इनकार कर दिया है। आप क्या बात, किससे बात कर रहे हैं? किस स्टेज पे बात कर रहे हैं आप स्टेट हैं या कोई मुसल्लह ग्रुप है? अब इसके बाद सिपाही साहबा, MQM, दर्जनों ग्रुप ऐसे जो सामने आ गए, जी हमें भी खोलें आप,
हमने क्या कसूर किया है? तो ये एक मतलब फैलेगा, ये फैलेगा, बहुत कमजोरी दिखाई है। और इस कमजोरी की वजह पीटीआई के प्रेसिडेंट चेयरमैन इमरान खान का तालिबान से मुशफिकाना रवैया है, जो आज से नहीं बहुत पहले से। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे कि एनबीसी ने भी कहा कि अब बागियों से बातचीत, क्या ये मुनासिब है? देखिए, दुनिया में हमेशा ही हुआ, जंगें भी जब होती हैं तो उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे भी आते हैं। आप देखें कि 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद रहा, लेकिन आपने देखा कि पिछले 2-4 साल से कतर में मुसलसल वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता था। तो मुज़ाकरात करने से ये मसाइल हल होंगे। जंग से तो आपने देख लिया कि 20 साल से ये दहशतगर्दी की जंग चल रही है और आप काबू इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाक़या होते रहते। तो मुज़ाकरात सबसे बेहतर है। और जो उसकी शिक है कि आप आइन के ऊपर अमल करें, लेकिन जो हीनियस क्राइम लोग होंगे कौन सी शिक है? और अमेरिका की क्या मिसाल दे रहे हैं? अमेरिका एक काबिल फौज थी, पाकिस्तान फौज तो काबिल फौज है। आप दो स्टेट्स का मुकाबला कर रहे हैं। आप अमेरिका को पाकिस्तानी फौज का अमेरिका से मुआवजा कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, नसीम सिद्दीकी साहब को बात करने दीजिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, पहले तो यही बात है कि आप जब बात कर रहे होते तो हम बीच में नहीं बोलते। तो सबसे बात यही रूल्स वाली है ना कि आप बीच में ना बोले, जब आपका मौका आए उस वक्त आप अपने कमेंट्स दे दें। अगर आप चाहते हैं अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नसीम सिद्दीकी साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अपना पॉइंट मेरे ऊपर डालने की कोशिश ना करें ना। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे देने की इजाजत है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप अपनी बात कीजिए। जी बिल्कुल, गलत और सही का फैसला तो नाजरीन करेंगे ना। तो बात यह है कि बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से ही तमाम मामलात हल होता है। कहते हैं कि अपोजिशन के साथ, ठीक है, यानी आपके ख्याल में मुज़ाकरात ही आपके ख्याल में इस बात का वाहिद हल है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।